बेटा, आज हम लोग अपनी फिजिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा रूल पढ़ने चल रहे हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट लॉ पढ़ने चल रहे हैं। और आप सबने इस लॉ को एक्चुअली क्लास 10th में भी अपनी पढ़ा हुआ था एक बार, और आज भी हम लोगों को मौका मिल रहा है, तो आज भी हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं। कौन सा लॉ है मैं आपको याद दिला दूं, ओम्स लॉ, ओम का नियम। सभी लोग नाम से तो परिचित ही होंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है, और इसी को आज हम लोगों को स्टडी करना है। मैं ओम का नियम पढ़ने के लिए मैंने क्या किया कि यहां पर एक कंडक्टर मैंने ले लिया। आपने ये तो पढ़ा ही हुआ है कि किसी भी कंडक्टर में जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जब तक हम उस कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते हैं, तब तक उसके अंदर के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स केवल थर्मल वेलोसिटी से मोशन करते हैं, और थर्मल वेलोसिटी से मोशन करते वक्त वो करंट मेकअप नहीं कर पाते, क्योंकि थर्मल वेलोसिटी इरेगुलर मोशन, थर्मल मोशन एक इरेगुलर मोशन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन जैसे ही कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन सब का एक रेगुलर मोशन होता है। वो सब एक सर्टेन वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एक ही डायरेक्शन पे होती है। इसकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से करंट बनना स्टार्ट हो जाती है। तो हमने यहां पर एक कंडक्टर ले लिया जिसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मैंने यहां पर ये कंडक्टर ले लिया। इस कंडक्टर पे मैंने क्या किया कि इसके दोनों सिरों पर हमने ये एक वोल्टेज का सोर्स लगा दिया। वोल्टेज सोर्स, मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं उससे पहले, ये आप सिंबल पढ़ते आए हैं, इस सिंबल को हम बैटरी भी कहते हैं, सेल भी कहते हैं। एक अगर लगी हुई है तो वो सेल है, और एक से ज्यादा सेल्स का कॉम्बिनेशन है तो फिर हम उसको बैटरी कहने लगते हैं। तो बैटरी है ये, इसे हम वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। ये किसी भी कंडक्टर के एक क्रॉस वोल्टेज अप्लाई करने का एक सोर्स होता है। इसी में एक और बेटा आता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, हम उसको इस तरह से बनाते हैं, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, उसके साथ ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये छोटी लाइन जो है ये सेल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। इसमें एक ऐसा सिंबल भी बन के आता है कभी कभी। तो ये जो सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल वोल्टेज सोर्स को। वेरिएबल वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट करता है, मींस एक ऐसा वोल्टेज का सोर्स जो कि वेरिएबल है, मींस जिससे हम वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ओके, और वेरिएबल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, तो वेरिएबल वोल्टेज सोर्स में बैटरी के साथ एक रियोस्टेट भी लगा रहता है। ये रियोस्टेट क्या करता है, ये रियोस्टेट जो होता है ये सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को कंट्रोल करता है। रियोस्टेट कंट्रोल्स द करंट इन डीसी। आपको हमेशा याद रखना है कि रियोस्टेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि करंट को कंट्रोल करती है, लेकिन सिर्फ डीसी करंट को कंट्रोल करती है, डायरेक्ट करंट को कंट्रोल करती है, अल्टरनेटिंग करंट को ये डिवाइस, ये इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल नहीं करता। तो ये इस तरीके का सिंबल अगर कभी भी बना हो,
then you should understand that this is the variable voltage source. Means by this device we can increase or we can decrease the voltage of the source. Okay, तो मैं भी यहां पर वेरिएबल वोल्टेज सोर्स ही यूज करूंगा. ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये मैंने वेरिएबल वोल्टेज सोर्स यहां पर बना दिया. ठीक है, मैंने उसका जिक्र वहां पर करके बता दिया है. और ये बिल्कुल सेम वही चीज है जो कि आप अपने घरों के जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं, उन इलेक्ट्रिक बोर्ड्स में आपने रेगुलेटर देखा होगा. फैन के साथ एक रेगुलेटर लगा रहता है. उस रेगुलेटर को हम घुमाते हैं तो फैन का वोल्टेज बढ़ जाता है. रेगुलेटर को विपरीत दिशा में घुमाते हैं तो उसका वोल्टेज कम हो जाता है. इस तरीके से फैन की स्पीड को हम बढ़ा भी सकते हैं और फैन की स्पीड को हम घटा भी सकते हैं. तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं. अभी जैसा कि मैंने बताया कि रेगुलेटर इसका एक एग्जाम्पल है. रेगुलेटर हम इसको ऐसा घुमाएंगे तो कंडक्टर के क्रॉस जो भी वोल्टेज अप्लाई होगा उसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है. हम ऐसा घुमाएंगे तो कंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी. इसलिए वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है. कंडक्टर के साथ हमने ये वेरिएबल वोल्टेज सोर्स लगा दिया. ओके, मैं यहां पर लिख देता हूं वेरिएबल वोल्टेज सोर्स. इसके बाद कंडक्टर के दोनों एंड्स के एक क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया हुआ है, ये हम कैसे जानेंगे? इसको पहचानने के लिए, इसको पढ़ने के लिए हमने कंडक्टर के पैरेलल में, चालक के समांतर क्रम में हमने यहां पर एक वोल्टेज को पढ़ने वाली डिवाइस लगा दी है. हम कंडक्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है ये पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं. तो कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में वोल्टेज को पढ़ने वाली एक डिवाइस हमने लगा दी. और वोल्टेज को पढ़ने वाली डिवाइस क्या होती है? यानी कि वोल्टेज मीटर, वोल्टेज को नापने वाली चीज, वोल्टेज मीटर. लेकिन वोल्टेज मीटर को हम वोल्टेज मीटर इतना लंबा नहीं बोलते हैं, हम उसको वोल्ट मीटर कह देते हैं. वोल्टेज मीटर. अब वोल्टेज मीटर को हम इतना लंबा नहीं बोलते हैं, इसको हम हटा करके सीधे इसको बोल दिया करते हैं वोल्ट मीटर. ओके, अच्छा, इसी तरीके से तो ये वोल्ट मीटर क्या करेगा? ये कंडक्टर के क्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वो हमको उसकी रीडिंग बताएगा, वो पढ़ के बताएगा. ये क्या लगा हुआ? ये मैंने इस सर्किट में सीरीज में, श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर मैंने कंडक्टर के समांतर क्रम में लगाया हुआ है क्योंकि मुझे इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर पढ़ना है, इसलिए उन्हीं दो बिंदुओं के बीच हमने उसको लगा दिया है. ये एक जो आप देख रहे हैं ये करंट मीटर है आपका, करंट को नापने वाली चीज. अब क्योंकि करंट का यूनिट एम्पियर होता है इसलिए हमने इसका नाम रखा एम्पियर मीटर. वैसे ये क्या है? करंट मीटर है. करंट मीटर या इसी का दूसरा नाम, क्योंकि करंट का यूनिट क्या होता है? करंट का यूनिट होता है एम्पियर, तो हमने करंट की जगह एम्पियर, एम्पियर मीटर भी इसको कहते हैं. आप करंट मीटर भी कह सकते हैं, एम्पियर मीटर भी बोल सकते हैं, या इसका एक और नाम रख सकते हैं जिसे हम बोलते हैं अमीटर. इसको हम साइलेंट कर देंगे तो इसका एक नाम और बन जाएगा अमीटर. और आपको हमेशा याद रखना है कि जो अमीटर होगा ये सर्किट में हमेशा ही श्रेणी क्रम में ही कनेक्ट किया जाएगा. क्यों श्रेणी क्रम में कनेक्ट किया जाएगा? क्योंकि वो बैटरी से जो भी करंट जा रही है हम ये नापना चाहते हैं कि बैटरी इस कंडक्टर को कितनी करंट देती है. अब अगर आप इसे भी समांतर क्रम में लगा दोगे तो एम्पियर मीटर से थोड़ी सी ही करंट जाएगी. बैटरी से जाने के एक रास्ता है
आगे जाकर इसके एक रास्ते पर आपने समांतर क्रम में यहां मीटर लगा दिया। अगर पैरेलल में आपने मीटर लगा दिया तो थोड़ी करंट तो इस रास्ते से चली जाएगी, इससे थोड़ी इससे जाएगी, तो पूरी करंट मेजर नहीं होगी, थोड़ी ही करंट आप मेजर कर पाएंगे। इसलिए एम्पियर मीटर या करंट मीटर या अमीटर को हम हमेशा श्रेणी क्रम में ही लगाते हैं परिपथ में। आपको ये चीज भी याद कर लेनी है। वोल्ट मीटर हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाएगा, एम्पियर मीटर हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाएगा। मैं इसको लिख देता हूं। जो वोल्ट मीटर होगा इससे हम समांतर क्रम में लगाएंगे। जिन दो बिंदुओं के बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होगा, उन्हीं दो बिंदुओं के बीच हम इसको समांतर क्रम में कनेक्ट कर देंगे। और जो हमारा अमीटर होता है इसे हम हमेशा सीरीज में लगाएंगे। क्यों सीरीज में लगाएंगे? क्योंकि हम चाहते हैं कि सर्किट की पूरी करंट इस एम्पियर मीटर से ही होकर बहे। अगर पूरी करंट फ्लो होगी तो पूरी करंट हम मेजर कर पाएंगे, इसलिए हम उसको हमेशा सीरीज में लगाते हैं। पैरेलल में लगा देंगे तो पूरी करंट मेजर नहीं होगी। तो अमीटर लगा दिया। अब इतना सारा एक सर्किट हमने बनाया और अब हम क्या करेंगे, हम यहां से ये जो वेरिएबल वोल्टेज का सोर्स हमने लगाया है, इस वेरिएबल वोल्टेज के सोर्स में से हम लगातार वोल्टेज को बदलते जाएंगे। कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच वोल्टेज बदल करके कितना हुआ वो यहां पढ़ेंगे, उसकी वजह से करंट चेंज होकर कितनी हुई उसको हम यहां पर लिया करेंगे। ठीक है, और ऐसा कर करके वोल्टेज बदलते गए बार बार। हम जब बदलते थे हर बार वोल्टेज की रीडिंग देख लेते थे, एमीटर की रीडिंग देख लेते थे, फिर बदला वोल्टेज की रीडिंग देख लिया हमने और करंट की रीडिंग देख लिया हमने, फिर बदला वोल्टेज की रीडिंग देख लिया हमने, करंट की रीडिंग देख लिया हमने। ऐसा कर करके हमने एक टेबल बना लिया। तो ये मैंने V और I के बीच एक टेबल बनाई, वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर एंड करंट फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर, दोनों के बीच हमने एक टेबल बना लिया। हमने देखा कि जब हम इसको जीरो पर रखते हैं, बैटरी सोर्स का वोल्टेज जब हम जीरो रखते हैं, वो जीरो हमें कहां से पढ़ने को मिलेगा, यहां से। हमने इसको जो भी किया ऐसा सेट किया कि यहां पर क्या आ जाए, वोल्ट मीटर की रीडिंग हमको जीरो दिखाए। तो जब हमने इसको जीरो पर सेट कर दिया, उस समय हमने एम्पियर मीटर को देखा, हमने देखा कि इसमें करंट भी जीरो है। हमने थोड़ा सा घुमाया और घुमा के वोल्टेज बढ़ा के यहां पर हमने रीडिंग कर दी 2 वोल्ट कर दी। अब हम क्या देखते हैं कि जैसे हमने इसको 2 वोल्ट किया, यहां पर हमने पाया कि करंट 1 एम्पियर आ गई। हमने और घुमाया, इसको घुमा करके वोल्टेज इसका इंक्रीज किया और वोल्टेज इंक्रीज करके हमने कर दिया 4 वोल्ट। अब उसी पर रोक दिया उसको और अब इसको देखने आए हमने इसको देखा, यहां पर करंट मुझे मिली 2 एम्पियर। हमने इसको और घुमाया, घुमा करके हमने इसको 6 वोल्ट कर दिया। यहां पर हमने देखा वो 6 वोल्ट हो गया। हमको कहां से दिखेगा, यहां से दिखेगा। इसको 6 वोल्ट पर सेट कर दिया और करंट मीटर में देखा आकर के हमने देखा कि यहां पर करंट आ गई 3 एम्पियर। हमने और घुमा के इसको कर दिया 8 वोल्ट कर दिया। अब हमने यहां पर देखा कि करंट आ गई 4 एम्पियर। हमने इसको और घुमाया, इसको कर दिया 10 वोल्ट। यहां पर देखा ये करंट आ गई 5 एम्पियर। इस तरह से बेटा हमने एक छोटा सा आंकड़ा बना लिया। और मैं बता दूं, ये कोई भी एक्चुअल डाटा मैंने नहीं लिया है, आपको समझाने के लिए, एक अपनी आसानी के लिए, सबको समझ में आ जाए उसके लिए मैंने एक ऐसे ही एग्जाम्पल ले लिया है कि अगर वोल्टेज जीरो रखते हैं तो करंट जीरो। लेकिन जो भी डाटा आपको मिलेंगे इसी टाइप के आपको, ठीक है। बट दिस इज नॉट एनी एक्चुअल डेटा। अब इसमें एक चीज आप ध्यान से देखें, हमने इसमें एक चीज देखा कि जब वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो है। वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर जब जीरो है तो सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है।
वोल्टेज को हमने 2 कर दिया, करंट 1 हो गई। वोल्टेज को हमने 2 से 4 कर दिया, डबल, तो करंट भी 1 से 2 हो गई, डबल। वोल्टेज को हमने 2 से 6 कर दिया, 3 टाइम्स, करंट भी 1 से 3 हो गई, 3 टाइम्स इंक्रीज हो गई। वोल्टेज हमने इंक्रीज करके 2 से 8 कर दिया, 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया वोल्टेज, तो करंट भी 1 से 4 हो गई, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई। वोल्टेज हमने 2 से 10 वोल्ट कर दिया, 5 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, करंट भी 1 से 5 एम्पियर हो गई, ये भी 5 टाइम्स इंक्रीज हो गई। आप क्या देख रहे हैं कि जितने गुना हम यहां पर वोल्टेज बढ़ा देते हैं उतने ही गुना करंट भी घटती नहीं है, बढ़ जाती है। तो जितने गुना आप सर्किट में वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं उतने ही गुना सर्किट में करंट भी उसी अनुपात में बढ़ते चली जाती है। और इस प्रकार के रिलेशन को क्या कहते हैं, सोचिए, जितने गुना हम वोल्टेज बढ़ाते जाएं उतने ही गुना करंट बढ़ती चली जाए। इस रिलेशन को तो हम प्रोपोर्शनेट का रिलेशन बोलते हैं। हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज और धारा दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपात में हैं। क्यों? क्योंकि जितने गुना हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं उतने ही गुना करंट भी बढ़ते चली जाती है। तो दोनों के बीच में प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है और समानुपात का रिलेशन है, और दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं। अगर ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती होते एक दूसरे के, तो वोल्टेज को जब हम 3 टाइम्स बढ़ाते हैं तो करंट को 3 टाइम्स डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वोल्टेज अगर हम 3 टाइम्स इंक्रीज करते हैं करंट भी 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। वोल्टेज हम 5 टाइम्स इंक्रीज करते हैं करंट भी 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। इट मींस दैट वोल्टेज एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर, और यही ओम का नियम है। हम चाहें तो इसे अब इसका स्टेटमेंट बना करके हम नोट कर सकते हैं। क्या बनाएंगे पहले मैं पढ़ के आपको बता देता हूं, इसके बाद हम उसको नोट कर लेते हैं। तो यहां पर ये जो ओम एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना जो रूल बनाया, जॉर्ज साइमन ओम इनका पूरा नाम था। इन्होंने जो अपना स्टेटमेंट बनाया वो ये बनाया कि यदि, ध्यान से सभी स्टूडेंट सुनेंगे, कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, उसकी जो फिजिकल कंडीशन होती है, जैसे कि उसका टेम्परेचर है, उसका प्रेशर है, ये वाली चीजें अगर हम ना बदलें, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो उसके दोनों सिरों के बीच आरोपित वोल्टेज उस वोल्टेज के कारण उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह स्टेटमेंट बनेगा, तो हम इसको नोट कर लेते हैं। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे टेम्परेचर, प्रेशर आदि, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, अभी आप देखेंगे कि हम भौतिक अवस्था क्यों कह रहे हैं, जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो आपको पता चलेगा, आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक तार के दोनों सिरों के बीच आरोपित विभवांतर चालक तार के दोनों सिरों के बीच आरोपित विभवांतर, चालक तार के दोनों सिरों के बीच आरोपित विभवांतर, आरोपित विभवांतर हम इसको V से लिखेंगे।
आरोपित विभवांतर V, कॉमा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। ये हमारे ओम के नियम का स्टेटमेंट है। मैं फिर से एक बार पढ़ दूं कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक तार के दोनों सिरों के बीच आरोपित विभवांतर V उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। अब अगर मैं इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करता हूं तो आपको क्या मिलेगा? जो वोल्टेज V है वो धारा I के अनुक्रमानुपाती है। इट मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू I। अगर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू I है तो आप तो जानते हैं जब भी प्रोपोर्शनल टू का निशान होता है और हम उसको हटाना चाहते हैं तो हम इस प्रोपोर्शनलिटी के निशान को इक्वलिटी में चेंज कर सकते हैं। बट फॉर दैट एक्शन वी हैव टू पुट एनी कांस्टेंट हियर। हमको एक कांस्टेंट यहां पर लगाना पड़ेगा। तो यहां पर एक कांस्टेंट हम लगाते हैं V इज इक्वल टू R इंटू I, जहां R क्या चीज है? R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मैं यहां पर इसके बारे में लिख देता हूं, जहां पर R एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे चालक तार का प्रतिरोध, प्रतिरोध को हम अंग्रेजी में रेसिस्टेंस कहते हैं, इसीलिए हमने इसको R से रिप्रेजेंट किया है। चालक तार का प्रतिरोध रेसिस्टेंस कहा जाता है। ओके, तो R एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहा जाता है। अब यहां पर अगर हम V अपॉन I करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? V अपॉन I, तो ये वैल्यू आ जाएगी R एंड R इज कांस्टेंट। ये R एक कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि V और I का जो रेशियो है ये कांस्टेंट है। इसलिए कभी कभी स्टेटमेंट हम इसका चेंज भी कर सकते हैं थोड़ा सा अगर आप चाहें। कैसे? कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक तार के दोनों सिरों के बीच आरोपित विभवांतर V उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I का अनुपात सदैव नियत रहता है। हम ऐसा भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, क्या कर सकते हैं? चालक पूरा वही रहेगा, लास्ट में आके दो लाइंस चेंज में क्या हो जाएगा? चालक तार के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात सदैव नियत रहता है और इस नियतांक को ही हम चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ओम के नियम में बन सकता है। अब V अपॉन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट R आ गया। यहां पर हम एक चीज और देखते हैं कि क्योंकि V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है तो अगर हम किसी चालक तार के पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें फ्लो होने वाली करंट के बीच एक ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ हमेशा ही हमको एक सरल रेखा मिलता है, हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है ग्राफ। उसको मैं आपको बता देता हूं, आप देखें ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप अगर V और I के बीच एक ग्राफ बनाते हैं, सपोज दैट ये वोल्टेज हमने y एक्सिस पे ले लिया और यहां पर मैंने ले ली करंट, इधर की तरफ हम वोल्टेज ले लेते हैं और इस साइड में हम ले लेते हैं करंट। ठीक, अब हमने क्या किया, अगर हम VI ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो लगभग इस तरीके का मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, ऐसा बिल्कुल सीधी रेखा हमको मिलेगा। मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, इस तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है इसका ग्राफ। स्ट्रेट लाइन, तो जब भी कभी, क्योंकि वी आई के प्रोपोर्शनेट है, तो जब भी हम वी और आई के बीच ग्राफ खींचते हैं वो ग्राफ हमेशा ही हमको एक सरल रेखा मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। आप जानते हैं वी और आई के बीच ग्राफ का सरल रेखा मिलना इस बात का इंडिकेशन है कि वी और आई के बीच लीनियर रिलेशन है। लीनियर रिलेशन, लीनियर का मतलब रैखिक, तो वी और आई के बीच खींचा गया ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वी और आई के बीच का संबंध एक रैखिक संबंध है। वी एंड आई हैव द लीनियर रिलेशन। यहां पर मैं लिख सकता हूं graph plotted between V and I is a straight line or is linear. Therefore, V and I have linear relation. तो आपको ये भी सभी बच्चों को याद रखना है कि V और I के बीच जो भी ग्राफ हमने खींचा हुआ है वो ग्राफ लीनियर है, एक सरल रेखा है, एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए V और I के बीच का जो संबंध है वो लीनियर रिलेशन है। आप हमेशा याद रख लें, आगे से जब भी आपको किन्हीं दो राशियों के बीच बताया जाए कि इन दोनों के बीच का संबंध लीनियर रिलेशन है, रैखिक संबंध है, तो आप समझ जाएं कि दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं। आगे से आप ये समझ जाएं। क्या मैंने बताया, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं कि जब भी कभी आपको किन्हीं दो राशियों के बारे में बताया जाए कि इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में लीनियर रिलेशन है, रैखिक संबंध है, देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। वो दोनों राशियां ही एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं। ओके, तो जब भी कभी वी आई ग्राफ खींचेंगे आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा और इस स्ट्रेट लाइन में हम कुछ चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखें। ये मैंने एक ग्राफ बनाया, इधर की तरफ हमने एक्स एक्सिस पे करंट को ले लिया और इधर वाई एक्सिस पे हमने वोल्टेज को ले लिया, ऐसा वोल्टेज और करंट। ओके, ये वोल्टेज और इस तरफ करंट। आप तो जानते ही हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच जो ग्राफ बनाते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक सरल रेखा होता है ग्राफ। तो ये हमने जब वी आई ग्राफ बनाया तो ये सरल रेखा आई। अब इस वी आई ग्राफ में से, क्योंकि V अपॉन I रेजिस्टेंस होता है, हम किसी भी कंडक्टर के क्रॉस V और उसमें फ्लो होने वाली करंट I के बीच ग्राफ खींच करके हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं उस कंडक्टर का।
कैसे रेसिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। टू फाइंड आउट द रेसिस्टेंस, to find out the resistance from VI ग्राफ, हम रेजिस्टेंस R आपको फाइंड करके बताते हैं। कहां से? VI ग्राफ की मदद से। आप देखिए कैसे फाइंड करेंगे, सभी बच्चे गौर से देखें। आप जो भी ग्राफ बनाएं VI के बीच में, उसमें कोई भी आप 2 पॉइंट्स ले लीजिए, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है इसलिए इसके हर जगह से रेसिस्टेंस की वैल्यू सेम ही आपको मिलेगी। तो इस पूरे ग्राफ में कहीं पर भी आपको 2 बिंदु ले लेने हैं। क्या करने जा रहे हैं हम, आप बताने? टू फाइंड आउट द रेसिस्टेंस आर फ्रॉम VI ग्राफ। V और I के बीच खींचे गए ग्राफ से R कैसे फाइंड करेंगे? हम ऐसे फाइंड करेंगे, और ये भी मान लिया कि जो हमारा ग्राफ है ये करंट वाली एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, ये हमने मान लिया। तो फाइंड आउट करने के लिए, रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए VI ग्राफ पे कहीं पर भी 2 बिंदु आपको ले लेने हैं। जब 2 बिंदु ले लेंगे उसके बाद करंट वाली एक्सिस पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, और इन दोनों बिंदुओं से वोल्टेज वाली एक्सिस पर भी ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। यहां से भी ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं हम, ठीक है। इसको थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। इस ट्रायंगल में आप ध्यान से सभी बच्चे देखें, ये इतना जो पोर्शन है यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन, और इस ट्रायंगल में ये वाली लाइन यहां से यहां तक का पोर्शन, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो बेटा मैं आपको बताऊं, ये करंट वाली एक्सिस है और ये करंट वाली एक्सिस का एक छोटा सा हिस्सा है, इसलिए ये चेंज इन करंट रिप्रेजेंट करती है। आप याद रख लीजिए, ये धारा की अक्ष है, धारा की अक्ष में छोटा सा हिस्सा, तो ये DI को रिप्रेजेंट करती है लाइन। ये आप देख रहे हैं ये हिस्सा वोल्टेज वाली एक्सिस का एक छोटा सा हिस्सा है, इसलिए ये DV को रिप्रेजेंट करेगा। आपको करना ये है कि बस DV अपॉन DI कर देना है। आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, सो फॉर रेजिस्टेंस वी कैन डू DV अपॉन DI, चेंज इन वोल्टेज वोल्टेज में परिवर्तन बटे धारा में परिवर्तन, चेंज इन करंट। और इस तरीके से आपने अभी देखा था V अपॉन I ही तो रेसिस्टेंस होता है, तो V अपॉन I चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, इससे भी मुझे रेसिस्टेंस ही मिलेगा। तो यहां से आपको एक प्रतिरोध मिल जाएगा DV अपॉन DI करने से। और एक चीज आपको मैं बताऊं, ये अगर थीटा एंगल है तो बेटा ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। किस वजह से? संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये एक लाइन है और इसमें ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। पहले भी आप ये मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, लाइन ऐसे आ रही है, उसमें अगर 2 लाइंस ऐसे मिलती हैं तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। कौन से एंगल की वजह से? करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से इक्वल होंगे। अगर ये थीटा है तो DV अपॉन DI क्या दर्शाती है? ये थीटा है, ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में अगर मैं DV अपॉन DI निकालूंगा तो वो क्या होगी? आप देखें, R इज इक्वल टू DV अपॉन DI, और DV अपॉन DI ही तो tan थीटा रिप्रेजेंट कर रही है। आप गौर करिए, DV अपॉन DI लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, perpendicular upon base will be equal to tangent of theta. So we can write R is equal to dV upon DI, and in place of dV upon DI we can write tan theta, tangent of theta.
और आप सभी बच्चे जानते हैं, आपने स्ट्रेट लाइन का एक चैप्टर पढ़ा अपनी मैथमेटिक्स में, सरल रेखा। स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में बेटा याद करें कि tan थीटा को हम स्लोप ऑफ द कर्व बोलते हैं। अगर ये एंगल थीटा है, एक्स अक्ष की तरफ से अगर लाइन का एंगल थीटा है, तो इस लाइन का जो स्लोप होता है वो tan थीटा आता है, जिसे आप प्रवणता कहते थे, ढाल कहते थे, और इसे ही आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते रहे हैं। ठीक है, तो ये tan थीटा क्या है? ये tan थीटा है इस ग्राफ का स्लोप। तो हम इसको लिख सकते हैं स्लोप ऑफ VI ग्राफ। ये स्लोप भी है, इसका मतलब ये हुआ, हमने क्या सीखा है अभी अभी? टू फाइंड आउट द रेसिस्टेंस R फ्रॉम VI ग्राफ। किसी भी कंडक्टर के लिए अगर हमने VI ग्राफ बनाया है तो हम उसका रेसिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं, क्या तरीका मैंने बताया? सबसे पहले आप ग्राफ पर कोई भी दो बिंदु ले लीजिए, उन दो बिंदुओं से I एक्सिस पर, करंट एक्सिस पर, वोल्टेज वाली एक्सिस पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। उसके बाद यहां पर एक छोटा ट्रायंगल आपको बना हुआ दिखेगा, उस ट्रायंगल में आप वोल्टेज वाली एक्सिस की ये जो मेजरमेंट होगा, ये मेजरमेंट यहां लिख देंगे, जो भी होगा 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट जो भी है, और करंट का इतना मेजरमेंट लिख देंगे, जो भी करंट का मेजरमेंट आएगा। इसको dV बोलेंगे, इसको DI बोलेंगे, dV अपॉन DI कर देंगे। वोल्टेज अपॉन करंट, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट विल गिव अस द रेसिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर, जिसका ग्राफ अपने यहां पर बनाया हुआ है। और dV अपॉन DI ही तो टेंजेंट थीटा हमको देगा। इसका मतलब tan थीटा और tan थीटा स्ट्रेट लाइन में हम पढ़ के आए हैं, ये क्या होता है? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्लोप ऑफ VI ग्राफ। इसका एक चीज मतलब यहां पर साफ है कि dV बटे DI से रेसिस्टेंस मिलेगा, और ग्राफ का स्लोप जो होगा वो भी हमको क्या देगा? रेसिस्टेंस। तो अगर आप रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, अब आपके पास दो मेथड हैं। क्या दो मेथड हैं? एक मेथड तो ये है कि ग्राफ पर दो बिंदु लेकर dV अपॉन DI कर दो, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट कर दो, उससे भी आपको रेसिस्टेंस मिल जाएगा। दूसरा, आप चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन करंट मत करिए, आप क्या कर दीजिए? आप इस ग्राफ का क्या निकाल लीजिए? प्रवणता, ढाल, स्लोप इसका निकाल लीजिए। जैसे ही आप इसका स्लोप निकालेंगे, आपको कंडक्टर का क्या पता लग जाएगा? रेसिस्टेंस पता लग जाएगा। यहां से एक चीज मैं और आपको बता दूं, क्योंकि रेसिस्टेंस जो है वो VI ग्राफ के स्लोप से मिलता है मुझे। VI ग्राफ का जो भी स्लोप होगा वही उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस होगा। इट मींस स्लोप जितना ज्यादा होगा, रेसिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। स्लोप जितना कम होगा, रेसिस्टेंस भी उतना ही कम होगा। अब इसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं, और मैं इसको अब इरेज कर देता हूं। अभी अभी हमने देखा VI ग्राफ से किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसमें हमने ये भी देखा कि जिस VI ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा, जिस VI ग्राफ का स्लोप कम होगा उसका रेसिस्टेंस भी कम होगा। क्योंकि रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस इज द स्लोप ऑफ VI ग्राफ। तो स्लोप ज्यादा, रेसिस्टेंस ज्यादा, स्लोप कम, रेसिस्टेंस कम। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल और देखिए। एग्जामिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, और आप सभी बच्चों को यह याद रखना है। एक्स एक्सिस की तरफ हमने करंट को ले लिया, और वाई एक्सिस की तरफ हम वोल्टेज एक्सिस बना लेते हैं। इधर हमने वोल्टेज ले लिया। ग्राफ तो आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन ही आएगा, लेकिन क्योंकि हम इसको आपको एक एग्जांपल समझाना चाहते हैं, इसलिए आप ध्यान से देखिए। यहां पर एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं वो इस तरीके का आता है। आपको ऐसे V और I के बीच दो ग्राफ ऐसे बना के आपको दे दिए जाएंगे, और आपको बताया जाएगा दैट दिस कर्व इज फॉर कंडक्टर A,
एंड दिस इज द ग्राफ बिटवीन V एंड I फॉर कंडक्टर B। दो चालक हमने लिए, दोनों चालकों के लिए हमने VI ग्राफ ड्रॉ किया। अब आपसे पूछा जाएगा विच कंडक्टर हैज हायर रेसिस्टेंस, किस चालक का रेसिस्टेंस प्रतिरोध ज्यादा होगा, चालक ए का प्रतिरोध ज्यादा होगा या चालक बी का प्रतिरोध ज्यादा होगा। सोचिए और बताइए मुझे कि चालक ए और चालक बी में से किस चालक का प्रतिरोध ज्यादा होगा। सो इट्स वेरी सिंपल। आप यहां पर क्या देख रहे हैं, रेसिस्टेंस किससे मिलता है हमको, VI ग्राफ के स्लोप से। जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा, जिसका स्लोप कम उसका रेसिस्टेंस भी कम। इन दोनों ग्राफ्स में आप देखें किसका स्लोप ज्यादा है और किसका स्लोप कम है। तो B का स्लोप ज्यादा है और A का स्लोप कम है। तो हम यहां पर कहेंगे स्लोप ऑफ कंडक्टर B is greater than the slope of conductor A। स्लोप ऑफ कंडक्टर ए, कंडक्टर बी का स्लोप ज्यादा है, कंडक्टर बी के VI ग्राफ का स्लोप ज्यादा है। स्लोप ऑफ कंडक्टर बी, हम थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं ताकि मुझे और जगह मिल जाए अच्छे से लिखने के लिए। रेसिस्टेंस स्लोप से रिप्रेजेंट होता है, इसलिए जिस कंडक्टर का स्लोप जितना ज्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। इन दिस ग्राफ वी आर सीइंग दैट द स्लोप ऑफ VI ग्राफ for conductor A, for conductor B is greater than slope of VI graph for conductor A। क्या मतलब हुआ इसका कि चालक B के लिए VI ग्राफ का जो स्लोप है वो ज्यादा है और चालक A के लिए VI ग्राफ का जो स्लोप है वो कम है। अब क्योंकि चालक B का VI ग्राफ का स्लोप ज्यादा, A का कम है, इसलिए B का जो रेसिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा और कंडक्टर A का रेसिस्टेंस जो होगा वो कम होगा। एक चीज और, कभी कभी बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, उनको ये समझने में कि स्लोप किसका ज्यादा है किसका कम है। मैं बहुत ही इजी मेथड आपको बता देता हूं, बहुत आसान तरीका आपको बता देता हूं स्लोप कम ज्यादा कैसे पहचाना करिए। आप एक चीज सोचिए कि अगर कोई वस्तु हम इसमें रखेंगे और वही वस्तु हम इसमें रखेंगे तो वो वस्तु नीचे की ओर ढलान है, इसमें नीचे की ओर फिसलना स्टार्ट हो जाएगी। किस ग्राफ में बड़ी तेजी से नीचे की ओर फिसलेगी, इस ग्राफ में वस्तु को रखने से तेजी से फिसलेगी या इस ग्राफ में वस्तु को रखने से बड़ी जल्दी नीचे आ जाएगी। तो आंसर है इसमें जब वस्तु को रखेंगे तो बड़ी जल्दी नीचे आ जाएगी। तो जिसमें वस्तु को रखने से बड़ी जल्दी नीचे आ जाए उसका स्लोप ज्यादा, उसका ढलान कैसा होगा, ज्यादा। और जिसमें हम वस्तु को रखें और धीरे धीरे नीचे आए उसका स्लोप कैसा होगा, कम होगा। तो एक तो ये याद रखना है कि VI ग्राफ में कंडक्टर B इस वाले जो इधर की तरफ होगा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, जो नीचे साइड होगा उसका रेसिस्टेंस कम होगा। आप चाहें तो मैं इसी चीज को एक और तरीके से समझा सकता हूं, आप ध्यान से देखिए। मैं यहां पर आप कोई भी दो बिंदु ले लीजिए, करंट वाली एक्सिस पर कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए और यहां से ऐसा लाइन ड्रॉ करिए, सीधी लाइंस ऐसे। उसके बाद इधर की तरफ भी लाइंस ड्रॉ करिए, परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, इधर की तरफ भी। एक तो स्लोप
पहचान कर आप प्रतिरोध पहचान सकते हो कि किसका प्रतिरोध ज्यादा है और किसका प्रतिरोध कम है। एक और तरीका मैं आपको बताता हूं कि कैसे पहचान में आ जाएगा कि इसका प्रतिरोध ज्यादा है और किसका प्रतिरोध कम है। We know that R is equal to dV upon DI, यही अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ओके, अब ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। एक ट्रायंगल यहां पर भी बनेगा। अगर मैं ऐसी लाइंस बनाता हूं तो देख रहे हैं सभी स्टूडेंट्स, एक ट्रायंगल ये वाला बन रहा है और एक ट्रायंगल बेटा देखें ये बन रहा है। दोनों बार हमने यहां पर ये क्या लिया है, एक करंट को मैंने डेफिनिट कर लिया है, ये मैंने DI लिया यहां पर, यहां के लिए भी DI उतना ही है। तो कहने का मेरे मतलब यूं, ग्राफ A के लिए और ग्राफ B दोनों के लिए DI हमारा कैसा है, सेम। अब ध्यान से देखिए, पहले ग्राफ के लिए ये क्या है, DV, दूसरे ग्राफ के लिए DV कहां है, दूसरे ग्राफ के लिए ये है DV। बेटा ध्यान से इसको समझिए, ये बहुत अच्छी सी चीज है, आप समझ जाओगे। देखो प्रतिरोध किसका कम और किसका ज्यादा होगा VI ग्राफ में, एक तो बड़ा आसान है, स्लोप से आप समझ जाओगे। जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा, जिसका स्लोप कम उसका रेसिस्टेंस कम। दूसरी चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि करंट वाली एक्सिस पर कोई भी दो बिंदु ले लीजिए और दोनों ग्राफ्स के लिए ऐसे और ऐसे लाइन बनाइए, फिर इधर की तरफ लाइन बनाइए, दोनों के लिए DV और DI चेक करिए। अब हम क्या देखते हैं कि दोनों के लिए DI तो कैसा है, सेम। दोनों के लिए मैंने DI तो इतना ही लिया है ना, इतना, इसका भी DI उतना ही, इसका भी DI उतना ही। रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो DI तो सबके सेम है, लेकिन B वाले का DV देखो कितना बड़ा है और A वाले का DV देखो कितना छोटा है। DI दोनों के लिए कैसे है, सेम, तो DI मैंने दोनों के लिए क्या कर दिया, कांस्टेंट। फॉर A एंड B DI इज इक्वल टू कांस्टेंट। A और B दोनों कंडक्टर्स के लिए DI हमने कांस्टेंट कर दिया, दोनों के लिए DI की वैल्यू सेम है। लेकिन अब मैं क्या देखता हूं कि जो कंडक्टर B है उसके लिए DV बड़ा है और कंडक्टर A के लिए DV कैसा है, छोटा। अब आप खुद समझ सकते हैं, DI कांस्टेंट है, देयरफॉर R विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू DV। DI कांस्टेंट कर दिया ना हमने, तो जो R होगा वो DV के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा। इसका मतलब जिसका DV बड़ा होगा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका DV कम होगा उसका रेसिस्टेंस भी कैसा होगा, कम। किसका DV बड़ा है, दोनों को आप चित्र को देखिए, B का DV बड़ा है इसलिए B का रेसिस्टेंस भी कैसा होगा, ज्यादा, और A का रेसिस्टेंस कैसा होगा, कम। तो हम चाहें तो स्लोप से भी पता लगा सकते हैं और हम चाहें तो इस तरीके से DV और DI से भी हम पता लगा सकते हैं। आप सोचोगे सर I को ही कांस्टेंट करना जरूरी है क्या, बेटा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप दोनों के लिए V को कांस्टेंट कर दीजिए, V वाली एक्सिस पर कोई दो बिंदु ले लीजिए, उसके बाद फिर से यही पूरा सिस्टम आप पूरा यही चीज बनाइए और देखिए कि DI में क्या चेंजेस दिख रहे हैं। जब DV कांस्टेंट कर देंगे फिर DI के चेंजेस देखेंगे। जिसका DI छोटा होगा उसका R बड़ा होगा, विलोमानुपाती है ना, और जिसका DI बड़ा होगा उसका R छोटा होगा। तो हमारे पास बहुत तरीके हैं ये पहचानने के कि किस कंडक्टर का R ज्यादा और किस कंडक्टर का रेसिस्टेंस कम है। तो यहां पर हमने क्या देखा, दो मेथड से, स्लोप वाले मेथड से भी रेसिस्टेंस किसका कम और किसका ज्यादा है ये समझा, और इस तरीके से DI को कांस्टेंट करके भी हमने R को समझा कि किसका रेसिस्टेंस कम है और किसका रेसिस्टेंस ज्यादा है VI ग्राफ में। अब ये सब कुछ आपने बड़े अच्छे से तैयार किया और बड़े अच्छे से तैयार करके आप एग्जाम देने पहुंच गए। जब आप एग्जाम देने पहुंचे तो वहां पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, वहां पर एक क्वेश्चन आया आपके एग्जामिनेशन पेपर पे
और वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था। क्वेश्चन ऐसा कि उसमें भी इस तरीके का एक ग्राफ बना था, ऐसा। इसमें भी दो ग्राफ बने थे, एक ऐसा एक ऐसा। दिस इज फॉर कंडक्टर ए एंड दिस इज फॉर कंडक्टर बी। और आपसे पूछा गया कि किसका, इसका अगर ये θ1 है और इसका ये एंगल θ2 है, अब आपसे पूछा गया कि बताइए किस कंडक्टर का रेसिस्टेंस ज्यादा है। तो आप किस कंडक्टर का रेसिस्टेंस ज्यादा बताएंगे? तो क्योंकि आपको तो पढ़ के गए हैं कि जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा, जिसका स्लोप कम उसका रेसिस्टेंस भी कम। लेकिन आप याद रखें वो केवल VI ग्राफ के लिए था, VI ग्राफ के लिए। और एग्जामिनेशन में आपको दे दिया गया IV ग्राफ, पलट दिया गया। और बच्चा हमेशा यहां जाकर कंफ्यूज हो ही जाता है, क्योंकि उसको तो ये याद रहता है कि जो ऊपर है उसका रेसिस्टेंस ज्यादा, जो नीचे है उसका रेसिस्टेंस कम होगा। लेकिन एग्जामिनेशन में VI ग्राफ ना देकर IV ग्राफ उन्होंने दे दिया, और आप गलती कर ही दोगे। इसका रेसिस्टेंस ज्यादा बताओगे, इसका रेसिस्टेंस आप कम बताओगे। लेकिन ध्यान रखें क्योंकि इसकी एक्सिस चेंज हो गई है, इसलिए इसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। VI ग्राफ में ज्यादा स्लोप वाले का रेसिस्टेंस ज्यादा, लेकिन IV ग्राफ में कम स्लोप वाले का रेसिस्टेंस ज्यादा और ज्यादा स्लोप वाले का रेसिस्टेंस कम। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि इस सिचुएशन पे जब वोल्टेज वाली एक्सिस से एंगल दिए होंगे तो रेसिस्टेंस कितना होगा, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ए, कंडक्टर ए का रेसिस्टेंस कैसे निकालोगे? कंडक्टर ए का वोल्टेज वाली एक्सिस से कितना एंगल है? θ1। लेकिन हमने जो tan थीटा से रेसिस्टेंस निकाला उसमें थीटा तो I एक्सिस से एंगल होता था ना, तो यहां पर इसका I एक्सिस से एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल होगा 90 माइनस θ1, क्योंकि ये θ1 है तो इधर वाला 90 माइनस θ1। इस तरीके से कंडक्टर ए का रेसिस्टेंस RA की वैल्यू होगी 10, 90 माइनस θ1 मीन्स RA will be equal to cot θ1। This will be the reciprocal of initial resistance। जो हमने पहले पढ़ रहे थे VI ग्राफ में जो रेसिस्टेंस पढ़ रहे थे उसका रेसिप्रोकल आएगा। मैं फिर से एक बार याद दिला दूं, पिछला जो ग्राफ था उसमें जो थीटा होता था वो I एक्सिस से एंगल लेते थे, यहां पर θ1 वोल्टेज एक्सिस से एंगल है। अगर हम ये एंगल करंट वाली एक्सिस से बनाएंगे तो ये θ1 है तो इधर वाला कितना होगा? 90 माइनस θ1। तो जब tan के साथ करंट वाली एक्सिस से एंगल लेंगे 90 माइनस θ1 तो वो cot θ1 मिलेगा। सिमिलरली रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बी, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बी RB इज इक्वल टू, ये आ जाएगा tan 90 माइनस θ2, क्योंकि एंगल आपको करंट की तरफ से ही लेना है, ये बहुत याद रखें। इसका करंट की तरफ से एंगल कितना होगा? वोल्टेज की तरफ से इसका एंगल θ2 है, इसका करंट की तरफ से एंगल कितना होगा? 90 माइनस θ2। इस तरह से जो B का रेसिस्टेंस होगा दैट विल बी cot θ2। तो सभी बच्चों को एक चीज याद रखना है, VI ग्राफ में ये IV ग्राफ है, IV ग्राफ है, और वो कौन सा ग्राफ है? वो VI ग्राफ है। VI ग्राफ में जो भी ग्राफ होगा, चाहे IV ग्राफ हो चाहे VI ग्राफ हो, रेसिस्टेंस के लिए tan के साथ में जो एंगल लिया जाएगा वो करंट वाली एक्सिस की तरफ से ही होना चाहिए। ठीक है,
तो आईवी ग्राफ में अगर वोल्टेज की तरफ से एंगल है तो आप कॉट थीटा लगाइए, अगर करंट की तरफ से एंगल दिया गया है तो टेन थीटा लगा के निकाल सकते हैं। और इस ग्राफ में कौन से कंडक्टर का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, तो क्योंकि ये उल्टा है बिल्कुल उसका, तो यहां पर रेसिस्टेंस भी उल्टा होगा, मींस यहां पर कम स्लोप वाले का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा और ज्यादा स्लोप वाले का रेसिस्टेंस कम होगा। रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ए विल बी ग्रेटर देन द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बी। यहां पर ए का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा और बी का कंडक्टर का रेसिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा जो कि ओम्स लॉ से रिलेटेड हैं और आपसे इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। कभी भी ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आ जाता है, कोई भी एक्सरसाइज आ जाती है आपको करने के लिए एग्जामिनेशन में, उस समय आपको ये सारी बातें याद आनी चाहिए। तो ये आज हमने पढ़ा ओम का नियम, ओम्स लॉ। आपने स्टेटमेंट में देखा, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी किया और उससे रिलेटेड ग्राफ भी देखा, उससे रिलेटेड जो भी जगलरी थी वो भी हमने करके यहां पर देख ली है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो इसे ओम्स लॉ को प्रूव करेंगे। ओम्स लॉ को हम आपको डिराइव करके दिखाएंगे, सिद्ध करके दिखाएंगे कि ओम्स लॉ में कैसे आखिरकार V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू I हो जाता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, आगे और भी बहुत सारी बढ़िया चीज लेकर आएंगे आपके लिए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।